आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम रिजवानुल हक और रिजवानुल हक स्पीक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। अगर आप भी बाहर से अपनी डिग्रियाँ करना चाहते हो, चाहे बैचलर्स, चाहे मास्टर्स, चाहे पीएचडी, तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी और आपको इंडिया के टॉप रेप्यूटेड कॉलेज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इससे पहले वाला लेक्चर जो हमने अपलोड किया था एंडोट्रैकियल इंटूबेशन, तो उसमें हमने आपको डिटेल्ड समझाया था कि अगर पेशेंट को सर्जरी होगी, कोई भी अडल्ट पेशेंट आ रहा है, अगर पीडियाट्रिक आ रहा है या कोई चिल्ड्रन आ रहा है, तो उसमें कौन सा एंडोट्रैकियल ट्यूब हम देंगे, सिलेक्शन ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब, कौन सा एंडोट्रैकियल ट्यूब देंगे, उसके लिए कौन सी फॉर्मूला थी वो हमने अच्छे तरीके से की, कितना अंदर पेशेंट के अंदर डालना होता है एंडोट्रैकियल ट्यूब, वो भी हमने की प्रीवियस लेक्चर में। तो आज इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कि पार्ट्स ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब। तो ये वाला पोर्शन मैंने उस वीडियो में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि अगर ये भी हम उसमें पढ़ाते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो फर्दर आपका टाइम वेस्ट करने के बगैर सबसे पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए कि ये जो है दिस इज़ एंडोट्रैकियल ट्यूब। ये एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है ये होता है, इट्स मेड अप ऑफ पीवीसी। पीवीसी बोले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए पीवीसी की एक्चुअली दो फॉर्म्स होते हैं। जब भी हम बोलते हैं पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी दो फॉर्म्स होती है, एक तो रिजिड पीवीसी और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल पीवीसी। जो रिजिड पीवीसी होती है उससे यूजुअली जो हमारी घर की पाइपलाइन जो होती है, जो पाइप फिटिंग हम करते हैं, वो भी पीवीसी लाइंस होती है, पीवीसी पाइप्स होती है, मगर वो पाइप्स होती है रिजिड, सख्त, मजबूत। मगर ये भी जो है एंडोट्रैकियल ट्यूब जिससे हम पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं, ये भी उसी मटेरियल से बना हुआ होता है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक्चुअली में ये प्लास्टिक होता है, पॉलीमर ऑफ प्लास्टिक। तो ये वाला पीवीसी जो है ये फ्लेक्सिबल पीवीसी होता है। देखिए नंबर 1। नंबर 2 ये ट्रांसपेरेंट होता है, जो ये वाला पीवीसी आज हम यूज़ करते हैं। नंबर 3 ये डिस्पोजल है। अगर हम एक पेशेंट में यूज़ करेंगे, सर्जरी ख़त्म हुई बाहर निकालेंगे और फेंक देंगे, दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, जैसे हम रेड रबर को यूज़ करते थे प्रीवियस सर्जरीज। तो देखिए जो ये फ्लेक्सिबल पीवीसी एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है, सबसे पहली बात ये ट्रांसपेरेंट होता है। अगर इसमें अंदर से कुछ भी ब्लॉकेज आएगी आपको सीधे दिखेगा, चाहे टेक्नीशियन होगा वहाँ पर, चाहे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होगा, आपको अच्छे तरीके से वहाँ पर दिखेगा कि अंदर से क्या हो रहा है। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती है, अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने से भी ये ब्लॉक होगा, तो आपको सीधे दिखेगा। क्योंकि ये वाला जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है, ये वाला एंडोट्रैकियल ट्यूब ट्रांसपेरेंट होता है। जब हम पेशेंट के अंदर इसको डालते हैं, जो ये वाला एंड होता है, इस वाले एंड को हम बोलते हैं डिस्टल एंड। ये एंड जो पेशेंट के अंदर जाता है इसको हम बोलते हैं डिस्टल एंड, और दूसरा नाम इसको हम बोलते हैं पेशेंट एंड। जो ऊपर वाला इसका पोर्ट होता है, बाहर वाला साइड जो इसका होता है एंडोट्रैकियल ट्यूब का, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ये प्रॉक्सिमल एंड जो है यही वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट होता है और थ्रू वेंटिलेटर के ज़रिए से फिर पेशेंट को वेंटिलेट किया जाता है। तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं, ये वाला एंड जो होता है इसको हम बोलते हैं डिस्टल एंड, और जो बाहर वाला एंड जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। डिस्टल एंड पेशेंट के अंदर होता है और प्रॉक्सिमल एंड वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट होता है। देखिए ये जो यहाँ पर है ये मटेरियल, ये जो यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं कनेक्टर। इस कनेक्टर का साइज़ होता है 15 mm। ये एंडोट्रैकियल के प्रॉक्सिमल साइड से होता है, और एंडोट्रैकियल के प्रॉक्सिमल साइड से जो कनेक्टर लगा होता है जिसका साइज़ होता है 15 mm, यही कनेक्ट होता है किसके साथ, वेंटिलेटर के साथ। ठीक है, वेंटिलेटर के साथ जो कनेक्ट होता है एंडोट्रैकियल का पोर्शन वो होता है प्रॉक्सिमल पोर्शन, और प्रॉक्सिमल पोर्शन में एक इक्विपमेंट लगा होता है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टर, जिसका साइज़ होता है 15 mm। क्लियर। देखिए अगर आप प्रॉक्सिमल एंड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर कनेक्टर है। अगर आप डिस्टल एंड की तरफ जाएंगे, डिस्टल एंड बोले तो जो पेशेंट के अंदर होता है, यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये यहाँ पर थोड़ा कर्व्ड है। जो डिस्टल एंड होता है एंडोट्रैकियल ट्यूब का, ये कर्व्ड होता है। जो भी चीज़ कर्व्ड होगी उसको हम बोलते हैं एनेस्थीसिया में बेवल्ड। देखिए जैसे जब हम इंजेक्शन करते हैं पेशेंट में, तो उसकी जो नीडल होती है आगे वो भी बेवल्ड होती है, वैसे ही एंडोट्रैकियल का जो डिस्टल एंड होता है जो पेशेंट के अंदर जाता है वो भी बेवल्ड होता है। कितना बेवल्ड होता है, 45 डिग्री। वो वाला एंडोट्रैकियल ट्यूब जो हम ऑरली यूज़ करते हैं उसका जो डिस्टल एंड होता है वो होता है बेवल्ड, कितना, 45 डिग्री। बेवल्ड बोले तो कर्व्ड। ठीक है, ये कर्व्ड क्यों होता है, बेवल्ड क्यों होता है? देखिए
अगर हम पेशेंट के अंदर डालेंगे, अगर ये बेवलड नहीं होता, अगर ये सीधे सिंपली इसका एंड सीधे होता तो इसके ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। तो बेवलड होने की वजह से इसके ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो ये रहा प्रॉक्सिमल एंड, डिस्टल एंड। डिस्टल एंड होता है बेवलड 45 डिग्री। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करने के दो रास्ते होते हैं, या तो हम मुंह से करेंगे या तो हम नोज से करेंगे। जो हम ऑरली एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं उसका जो डिस्टल एंड होता है वो होता है बेवलड कर्व्ड 45 डिग्री, और वो वाला एंडोट्रैकियल ट्यूब जो हम नोज से यूज़ करते हैं उसका जो बेवलड होता है डिस्टल पोर्ट वो होता है 30 डिग्री। क्लियर? अगर आप डिस्टल एंड पे गौर करेंगे, यहाँ पर एक छेद है, इस छेद को हम बोलते हैं मर्फीज आई। देखिए इसका क्या काम होता है। इन केस आपने पेशेंट के अंदर एंडोट्रैकियल ट्यूब डाला, 2 घंटे 4 घंटे सर्जरी चल रही है, पेशेंट वेंटिलेट हो रहा है, अंदर जाके जो डिस्टल एंड है जहाँ पर बेवलड है ये इसका डिस्टल एंड वो ब्लॉक हो गया। इन केस ये ब्लॉक हो गया, वहाँ पर ये वाला एंड ब्लॉक हो गया। अगर ये वाला एंड ब्लॉक हो गया तो ये छेद जो है जिसको हम बोलते हैं मर्फीज आई, तो ये प्रोवाइड करता है कोलेटरल सर्कुलेशन। अगर ये बंद भी हो जाएगा पेशेंट को ऑक्सीजन फिर भी जाएगा थ्रू मर्फीज आई, जिसको हम बोलते हैं इट प्रोवाइड्स कोलेटरल सर्कुलेशन। क्लियर? अगर आप इस एंडोट्रैकियल ट्यूब पे नजर डालेंगे, इसके बीच में एक लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं रेडियो ओपेक लाइन। ये वाली लाइन सिर्फ और सिर्फ पीवीसी वाले एंडोट्रैकियल ट्यूब में होती है। जो रेड रबर होता था उसमें रेडियो ओपेक लाइन नहीं होती थी। जब रेडियो ओपेक लाइन नहीं होगी उस वाले एंडोट्रैकियल ट्यूब को हम बोलते हैं रेडियो ल्यूसेंट। तो इसका मतलब ये हुआ जो रेड रबर वाले एंडोट्रैकियल ट्यूब थे वो रेडियो ओपेक नहीं थे, वो रेडियो ल्यूसेंट थे। क्लियर? अब इसका क्या काम होता है इसी रेडियो ओपेक लाइन का? जब हम इंट्यूबेट करते थे पेशेंट को, इसके बाद हमको देखना होता था कि क्या ये एंडोट्रैकियल ट्यूब ट्रैकिया के अंदर सही से गया है। इन केस अगर ये एंडोट्रैकियल ट्यूब इसोफेगस में जाएगा तब जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, पेशेंट वेंटिलेट नहीं होगा, जब वेंटिलेशन करेंगे वो स्टोमक में चली जाएगी और यहाँ से पेशेंट हाइपोक्सिया में चले जाएगा, तो इवेंचुअली पेशेंट की डेथ हो जाएगी। आपने ट्यूब डाला, आपको आप देखना है कि ट्यूब ट्रैकिया में गया है। जब भी हम एंडोट्रैकियल ट्यूब अंदर डालेंगे फिर पेशेंट के ऊपर से एक्सरे की जाती है, फिर पेशेंट के ऊपर से एक्सरे की जाती है चेस्ट से। जब चेस्ट फिल्म को देखते हैं, जब फिल्म को देखते हैं तो फिल्म में कुछ नहीं दिखाई देता है एक्सेप्ट दिस रेडियो ओपेक लाइन। तो इस रेडियो ओपेक लाइन का ये काम होता है कि जब भी हम पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं, इंट्यूबेट करने के बाद हम उसको एक्सरे करते हैं, तो एक्सरे के बाद यही रेडियो ओपेक लाइन दिखती है सिर्फ और सिर्फ, बाकी कुछ नहीं दिखता है। तो इस रेडियो ओपेक लाइन से हम गैस कर सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये रेडियो ओपेक लाइन अगर ट्रैकिया में है तो इट मीन्स सक्सेसफुल इंट्यूबेशन। क्लियर? देखिए इसको हम बोलते हैं पायलट बलून। क्लियर? यहाँ से हम इन्फ्लेट करते हैं एयर, यहाँ से हम एयर को इंड्यूस करते हैं। जब हम यहाँ से एयर को इंड्यूस करते हैं तो यहाँ पर 2 कफ लगे होते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्टल कफ। यहाँ इसमें भी लगा था वो मैंने काट दिया। तो यहाँ पर 2 कफ लगे होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्टल कफ। जब हम इंट्यूबेट करेंगे इन कफ्स को डिफ्लेट करना होता है, और जब हम इंट्यूबेट अच्छे से करेंगे इसके बाद थ्रू पायलट बलून आपको इन डिस्टल कफ्स को इन्फ्लेट करना होगा। तो इन्फ्लेट करने के लिए आपको सिरिंज एक लानी है, सिरिंज से 2 to 4 ml एयर आपको पायलट बलून से इन्फ्लेट करना है, तब जाके डिस्टल कफ्स जो है वो भी इन्फ्लेट हो जाएंगे। जब ये इन्फ्लेट हो जाएंगे डिस्टल कफ्स, फिर आपका जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है जो आपने पेशेंट के अंदर डाला है वो बाहर नहीं निकलेगा। क्लियर? तो डिस्टल कफ्स का क्या काम होता है, ये इसी एंडोट्रैकियल ट्यूब को होल्ड करके रखते हैं कि यहाँ पर ट्रैकिया के अंदर। जो डिस्टल कफ्स होते हैं इनमें हम यूजुअली, आपकी बुक पे लिखा है 2 to 4 ml एयर बढ़ना होता है। क्लियर? या हम बोलेंगे 30 सेंटीमीटर H2O के नीचे इसमें प्रेशर मेंटेन रखा करो। अगर 30 सेंटीमीटर से ऊपर डिस्टल कफ का प्रेशर हुआ तब जाके ट्रैकिया में इंजरी हो सकती है, ट्रैकियल इस्चीमिया हो सकता है। देखिए जब ये कफ डिस्टल कफ जो होते हैं
जब हम इसको इन्फ्लेट करते हैं थ्रू पायलट बलून के ज़रिए से, तो ये इन्फ्लेट होते हैं। जब ये इन्फ्लेट हो जाएंगे ट्रैकिया के अंदर, तो ये वॉल्स के साथ ओब्वियसली अपना ये प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो वो प्रेशर खाली 30 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अगर 30 मीटर से ज़्यादा हुआ तब जाके जो ट्रैकियल वॉल्स पे जो ट्रैकियल कैपिलरीज होती है वो ब्लॉक हो जाएंगी। जब वो ब्लॉक हो जाएंगी तो ऑक्सीजन टिश्यू के पास नहीं पहुंचेगा। जब ऑक्सीजन टिश्यू के पास नहीं पहुंचेगा, ऑब्वियसली टिश्यू डेथ हो जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए डिस्टल कफ्स में हमेशा प्रेशर होना चाहिए 30 सेंटीमीटर H2O के नीचे। जो डिस्टल कफ्स होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना प्रेशर है? आपने इन्फ्लेट किया एयर, मगर आपको चेक करना है कि डिस्टल कफ्स में कितना प्रेशर है। तो डिस्टल कफ्स में कितना प्रेशर है, डिस्टल कफ्स का प्रेशर मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट, हम एक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं एन्यूरॉइड मैनोमीटर। वो एन्यूरॉइड मैनोमीटर हम इसी पायलट बलून के साथ कनेक्ट करते हैं। जब हम उसको पायलट बलून के साथ कनेक्ट करते हैं, वही एन्यूरॉइड मैनोमीटर डिस्टल कफ्स का प्रेशर मेजर करते हैं। तो ये सब एंडोट्रैकियल ट्यूब्स के पार्ट्स थे। देखिए आपको ये ब्लैक लाइन यहाँ पर नज़र आती होगी। इस ब्लैक लाइन को हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड लाइन। जब हम एंडोट्रैकियल ट्यूब को ग्लॉटिस के बीच में से पास करते हैं, तो यूजुअली ये ब्लैक लाइन वोकल कॉर्ड्स के बीच में होती है और होनी भी चाहिए। इस वाली ब्लैक लाइन को हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड लाइन, और ये ब्लैक लाइन यूजुअली वोकल कॉर्ड्स के बीच में रहती है ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। एंड दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब। होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो मेडिकल फील्ड में हो। अस्सलाम वालेकुम।